नमस्कार प्रिय मित्रों। YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यदि मैं अपने परिचय की बात करूं तो मेरा परिचय सिर्फ इतना सा है कि मैं नितेश चौधरी और मेरा संबंध भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से है। सर्वप्रथम हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सिलेबस क्या रहेगा और ये जो सिलेबस है वो किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो मैं ये स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है और यूपीएससी के सिलेबस में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सभी टॉपिक्स मेरे द्वारा कंप्लीट करवाए जाएंगे। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित ये जो सीरीज है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको टॉपिक्स के साथ सोल्व करना है। जैसे प्रस्तावना टॉपिक है, अब प्रस्तावना टॉपिक जैसे ही समाप्त होता है तो उस प्रस्तावना टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इससे जो तैयारी है वो एक बेहतर तरीके से होगी। यानी टॉपिक्स भी कंप्लीट हो रहा है और टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का भी हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है, इंट्रोडक्शन पर आधारित कक्षा है। आज की क्लास के अंतर्गत हम विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर संविधान क्या है। क्या समझेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है। तो देखो, संविधान जो है वो एक कानूनी दस्तावेज है। क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है। एक कानूनी दस्तावेज है। एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं और इन प्रावधानों के माध्यम से क्या किया जाता है, देश का जो शासन है वो चलाया जाता है, देश का शासन संचालित किया जाता है। तो राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है? संविधान एक सैद्धांतिक दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज है जिसकी रचना एक पुस्तक के रूप में की गई है। और ये जो कानूनी दस्तावेज है इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख है और इन प्रावधानों की सहायता से क्या किया जाता है, देश का शासन चलाया जाता है। अब देश का शासन जो है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। यानी देश का जो शासन है उसके लिए सरकार के जो 3 अंग है उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जिसे सरकार के 3 अंग है, सरकार के कितने अंग? 3 अंग, 3 अंग है। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो 3 अंग, देखो एक है व्यवस्थापिका। क्या नाम है? व्यवस्थापिका, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायिका भी कहते हैं। ठीक है, एक है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। और एक है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग है। कौन से? व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है, विधायिका का क्या कार्य है? विधायिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। किसका निर्माण? कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करने का काम करती है। और न्यायपालिका का क्या काम है? देखो,
तो न्यायपालिका का काम यह है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाए गए कानून है और कार्यपालिका के द्वारा जो लागू किए गए कानून है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है, ये देखने का काम किसका है? हमारी न्यायपालिका का है। अब देखो, यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून है यदि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है? उन कानूनों को रद्द कर सकती है, उन कानूनों को समाप्त कर सकती है। न्यायपालिका के पास इतना पावर होता है। ठीक है, तो देखो, सरकार के कितने अंग हुए? 3 अंग। व्यवस्थापिका, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या करती है? ये तीनों जो बॉडी है, ये जो तीनों अंग है, ये मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर देश में शासन को संचालित करते हैं। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि संविधान जो होता है वो देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान जो है वो क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। क्या है? देश की सर्वोच्च विधि। देश की सर्वोच्च विधि। अब यहां पर सर्वोच्च विधि होने का मतलब क्या है? देखो, यहां पर सर्वोच्च विधि का होने का मतलब यह है कि हमारी संसद कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अध्यादेश क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, यदि ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्चता किसको हासिल है? संविधान को हासिल है। यहां पर संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। लेकिन यदि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन इसका अपवाद है, ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में संविधान जो है वो क्या है? एक सर्वोच्च विधि है, यानी कि संसद से भी ऊपर है। संसद यदि कानूनों का निर्माण करती है और वो कानून संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनको रद्द कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब सर्वोच्चता किसको हासिल है? संविधान को हासिल है। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। अब हम ये देखेंगे कि राजव्यवस्था क्या है। देखो, राजव्यवस्था क्या है? अब देखो, राजव्यवस्था जो है वो हमारे संविधान का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप है अर्थात संविधान का एप्लीकेशन ही क्या है? राजव्यवस्था है। मतलब संविधान के प्रावधानों को व्यवहारिक रूप में लागू करना क्या कहलाता है? राजव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। तो यहां तक हमने समझा कि संविधान क्या है, राजव्यवस्था क्या है। अब संविधान को व्यवहारिक रूप में कैसे लागू करना है? जैसे हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स है उन आर्टिकल्स को व्यवहारिक रूप में अप्लाई करना। जब हम फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो आर्टिकल्स हैं उनको व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखेंगे कि जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि संविधानवाद क्या होता है। संविधानवाद को समझते हैं। देखो, संविधानवाद, संविधानवाद, संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शासन। क्या? सीमित शासन। सीमित शासन जिसे हम लिमिटेड रूल भी कहते हैं।
लिमिटेड रूल। ठीक है। अब संविधानवाद का मतलब सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब कि मनमाना पूर्ण शासन नहीं किया जा सकता। मनमाना पूर्ण शासन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र में संविधानवाद नहीं था, क्योंकि ऐसा आदर्श राजा था ही नहीं जो एक तरीके से सीमित दायरे में रहकर शासन कर सके, जो जनता के हित में रहकर कार्य कर सके, जनता की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सके। इस प्रकार का आदर्श जो राजा था वो देखने को कम ही हमें मिलता था। ठीक है। इसका मतलब कि राजतंत्र जो था उसमें संविधानवाद नहीं था। राजतंत्र में क्या था कि मनमाने पूर्ण तरीके से शासन किया जाता था। इसका मतलब यह है कि जो शासक होता था वही एक तरीके से क्या था, कानून था। राजतंत्र में शासक ही क्या था, कानून था। लेकिन यदि वर्तमान समय की बात करें और यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या मोदी जी मनमाने पूर्ण तरीके से शासन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन नहीं है, बल्कि शासन किसका है, कानून का है। किसका शासन है, कानून का शासन है। यहां पर सर्वोच्चता कानून को है। शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन सर्वोच्चता किसकी है, कानून की है। लेकिन राजतंत्र में क्या था, शासक ही क्या था, कानून था। तो शासक जो था अपनी इच्छाओं के अनुसार शासन करता था, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था। वो निरंकुश होकर क्या करता था, शासन करता था। तो इसका मतलब कि राजतंत्र में संविधानवाद नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि कोई आदर्श राजा हो और वो जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करे, जो जनता कहे वो ही करे, जनता के हित में काम करे और सीमित दायरे में रहकर काम करे, तो फिर वहां पर संविधानवाद हो सकता है। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। तो संविधानवाद क्या है, संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन, अर्थात लिमिटेड रूल, मतलब मनमाने पूर्ण तरीके से शासन नहीं किया जा सकता। अब एक स्टेटमेंट है उसको हम समझते हैं ताकि संविधानवाद को लेकर जो क्लियरिटी है वो अच्छे से हमें हो सके। देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट है कि संविधानवाद के लिए, संविधानवाद के लिए क्या है, संविधान आवश्यक है। संविधान आवश्यक है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या है, दूसरा है कि संविधान के बिना भी संविधानवाद संभव है। संविधानवाद संभव। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि संविधानवाद के लिए संविधान आवश्यक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान के बिना भी संविधानवाद संभव है। अब देखो पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। यह कहता है कि संविधानवाद के लिए संविधान आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जब संविधान होगा तभी संविधानवाद संभव है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि जब संविधान हो, यदि संविधान है तो संविधानवाद का होना आवश्यक है, यानी संविधानवाद होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जर्मनी का एक नया संविधान बना, जिसे क्या कहते हैं, वीमर संविधान कहते हैं। अब ये जो वीमर संविधान था, इस वीमर संविधान को एक व्यक्ति ने नष्ट कर दिया जिसका नाम था हिटलर। और हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के लिए एक नए संविधान का गठन किया।
एक नए संविधान का निर्माण किया। और इस नए संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि जो शासक है, शासक की जो शक्तियां है उसको असीमित कर दी। शासक की जो शक्तियां है उसको असीमित करने का प्रावधान किया गया। अब जो हिटलर था, हिटलर पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, क्योंकि संविधान में ही इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया है कि जो शासक होगा वो असीमित तरीके से, यानी एक तरीके से असीमित शासन कर सकता है। इसका मतलब कि हिटलर जो है मनमाने पूर्ण तरीके से शासन कर सकता था, और जब मनमाने पूर्ण तरीके से शासन करेगा तो फिर संविधानवाद तो है ही नहीं, जबकि संविधानवाद तो ये कहता है कि सीमित शासन होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां पर संविधान है वहां पर संविधानवाद हो। अब इसके अंतर्गत ही एक प्रश्न और छिपा हुआ है, वो ये है कि यदि संविधान नहीं है, यदि कहीं पर संविधान नहीं है, तो क्या ऐसा संभव है कि संविधान के बिना संविधानवाद हो सकता है? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, और अलिखित संविधान के बावजूद भी वहां पर संविधानवाद है, वहां पर सीमित शासन है। वहां का जो राजा है वो एक आदर्श राजा की भांति है। ठीक है, तो इसका मतलब संविधान के बिना भी संविधानवाद संभव है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि संविधान के लिए संविधान आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान नहीं है फिर भी वहां पर क्या है, संविधानवाद है। और संविधान के बिना भी संविधानवाद संभव है। इसका मतलब ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन इसका अपवाद है, और ब्रिटेन में संविधान नहीं है, वहां का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, संविधानवाद है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत, ये गलत और ये सही है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब हम हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की यदि हम बात करें और यदि हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान, तो मूल संविधान जो था उसमें कितने भाग थे, 22। यानी मूल संविधान का मतलब यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस दौरान हमारा संविधान कितने भागों में था, 22 पार्ट्स में डिवाइड था। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारा संविधान कितने भागों में बटा हुआ है, 25 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं भाग, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट। ठीक है, अब भाग जो होते हैं, भाग जो होते हैं वो किस में डिवाइड है, तो वो अध्याय में डिवाइड है। किस में डिवाइड है, अध्याय में, जिसे हम कहते हैं चैप्टर। चैप्टर। अध्याय जो है वो किस में डिवाइड है, अनुच्छेद में, अनुच्छेद में डिवाइड है, जिन्हें हम कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो किस में डिवाइड है, खंड में, जिसे हम कहते हैं क्लोज। क्या कहते हैं, क्लोज। और खंड जो है वो किस में डिवाइड है, उपखंड में डिवाइड है, जिसे हम कहते हैं सब क्लोज। ठीक है, देखो 1 मिनट दोस्तों।
चलो देखो, हमारे संविधान की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से है। देखो, मूल संविधान की बात करें तो कितने पार्ट्स में डिवाइड था हमारा संविधान? 22 पार्ट्स में। लेकिन वर्तमान समय में ये कितने भागों में विभाजित है? 25 भागों में विभाजित है। भाग जो है वो किस में डिवाइड है? अध्याय में। अध्याय जो है वो किस में विभाजित है? अनुच्छेदों में। अनुच्छेद किस में विभाजित है? खंड में। और खंड उपखंडों में विभाजित है। ठीक है, चलो अब देखो, हमारे संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं वो जो अध्याय में न विभाजित होकर सीधे किस में विभाजित है? सीधे अनुच्छेद में विभाजित है। भाग जो है वो अध्याय में विभाजित ना होकर किस में विभाजित है? अनुच्छेद में। जैसे भाग नंबर 3 जो किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की, अर्थात मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 जो है वो उसमें अध्याय ना होकर क्या है? उसमें अनुच्छेद है। अब ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि भाग 3 जो है उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, ज्यादा विविधता नहीं है। ठीक है, जिन भागों में काफी ज्यादा विविधता है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वो भाग ही अध्यायों में विभाजित है। जैसे अब देखो, यदि हम भाग 5 की बात करें, किसकी? भाग 5 की, तो ये क्या है? संघ का शासन। किसका शासन? संघ का शासन। अब भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारी संसद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इन सब से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं? तो भाग 5 में है। तो भाग 5 में काफी ज्यादा विविधता होने के कारण भाग 5 को किसमें डिवाइड किया गया? अध्याय में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद है, अनुच्छेद। ठीक है, देखो, अब अनुच्छेद में डिवाइड क्यों किया गया? देखो, अनुच्छेद की आवश्यकता क्यों हुई? तो अनुच्छेद की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जब हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर करना हो कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ये हैं और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ये हैं, तो उनमें अंतर करने के लिए अनुच्छेद का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब कि राष्ट्रपति से संबंधित भी अनुच्छेद होंगे तो उपराष्ट्रपति से संबंधित भी अनुच्छेद होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम अनुच्छेद क्या है, जब हम धीरे धीरे अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तब समझते जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो मौलिक अधिकार हैं उनकी शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से। ठीक है, आर्टिकल 35 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। अब खंड की बात करें तो देखो, खंड जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 का क्लोज ए, इसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? आर्टिकल 39 क्लोज ए। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 39 स्मॉल ए, ऐसा नहीं, आर्टिकल 39 का क्लोज ए। अब जैसे ये आर्टिकल है, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, अब इसको हम आर्टिकल 39 कैपिटल ए के रूप में इसका उच्चारण करेंगे, जबकि इसका उच्चारण आर्टिकल 39 क्लोज ए। उपखंड को देखो, उपखंड क्या होता है? ये क्या होता है? खंड के अंदर होता है, खंड के अंदर खंड, जिसे हम उपखंड कहते हैं। जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज ए, तो ये क्या हुआ? ये खंड हुआ, ये उपखंड हुआ। तो ये आर्टिकल, ये खंड, ये उपखंड, तो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज ए, इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। हमने ये भी समझा कि भारतीय संविधान की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ये देखेंगे कि धारा और आर्टिकल अर्थात सेक्शन और आर्टिकल में क्या अंतर होता है। अक्सर हम धारा का नाम भी सुनते हैं, सेक्शन का नाम भी सुनते हैं और आर्टिकल का नाम भी सुनते हैं। तो देखो, आर्टिकल जिन्हें हम कहते हैं अनुच्छेद,
ठीक है, और एक होता है सेक्शन जिसे हम कहते हैं धारा। देखो देखो आर्टिकल जो है उनका उल्लेख भारतीय संविधान में है। किस में है? भारतीय संविधान में है। तो इसका मतलब कि आर्टिकल जो होंगे वो किस में होंगे? संविधान में होंगे। जैसे जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, इस प्रकार से ये क्या है? आर्टिकल है। जबकि धारा जो होते हैं वो संसद के कानूनों में होती है। धारा किस में होती है? संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है, संसद के जो कानून है उनमें धाराएं होती है। जैसे एक कानून है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसका हम विस्तृत तरीके से अध्ययन गवर्नेंस के अंतर्गत करते हैं। आरटीआई किसका टॉपिक है? गवर्नेंस का टॉपिक है। गवर्नेंस का टॉपिक है आरटीआई। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब इसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, जैसे धारा 1, 2, 3, इस प्रकार से धाराएं हैं। ठीक है, तो धारा क्या होती है? धाराएं जो होती है वो संसद के कानूनों में होती है और आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे संविधान में होते हैं। इतना हमको समझ में आता है। अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि अनुसूचियां भी हमारे संविधान में है। तो अनुसूचियां क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, अनुसूचियां, देखो अनुसूचियां जो होती है वो संविधान के अंत में दी गई है। अनुसूचियों का उल्लेख कहां पर है? संविधान के अंत में। और ये जो होती है वो विषयों की सूची होती है। विषयों की सूची होती है। कौन? अनुसूचियां। और ये संविधान के किसी प्रावधान की क्या करती है? व्याख्या करती है। प्रावधान की व्याख्या। तो अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई है और ये क्या करती है? संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। जैसे हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 1। एग्जाम्पल देखते हैं। आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ। अब देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब कि भारत जो है वो किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। अब भारत में कितने राज्य हैं, उनका नाम क्या है, और भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, क्या इन सब का उल्लेख आर्टिकल 1 में दिया गया है? तो इसका जवाब है कि आर्टिकल 1 में नहीं है। भारत में वर्तमान समय की बात करें तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितनी? 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी 8 संघ शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। अब भारत में जो 28 राज्य हैं उनका नाम क्या है? 8 जो यूनियन टेरिटरीज है वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है? इन सब का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इन सब का उल्लेख जो है वो अनुसूची जो हमारी फर्स्ट है, कौन सी? अनुसूची फर्स्ट, उसमें मिलता है। अनुसूची फर्स्ट में मिलता है। इसका मतलब कि अनुसूची फर्स्ट जो है वो आर्टिकल 1 की व्याख्या कर रही है। किसकी व्याख्या कर रही है? आर्टिकल 1 की। तो हुआ ना कि प्रावधानों की व्याख्या, तो प्रावधान जैसे आर्टिकल 1 है तो उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा रही है? अनुसूची फर्स्ट के द्वारा। इस प्रकार से, ठीक है। तो इतना हमने समझा कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, संविधानवाद क्या है, हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन अर्थात धारा क्या होती है, और अनुसूचियां क्या है, ये हमने समझा। अब हम कल से एक सेपरेट टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक होगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से कल हम
स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।